नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। आप सभी जानते हैं कि राजनीति की डगर बेहद कठिन है। अगर आप कोई मंजिल पाना चाहते हैं तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेरे साथ आज जो व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं वो बेहद खास हैं। ये हजारीबाग के कटकम सांडी के लुपुंग गांव के निवासी हैं और इनके बारे में मैं बता दूं, इन्हें जाइंट किलर के नाम से जाना जाता है। साथ ही इन्हें झारखंड का स्टालिन भी कहा जाता है। मेरे साथ मौजूद है भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, जिन्होंने 1980 में रानी ललिता राजलक्ष्मी को हराया था, तो 2004 में यशवंत सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को। तो इनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं भुवनेश्वर मेहता से पूरे इस सफर को। मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे हुई? राजनीति में मैं शुरू से जब कॉलेज से निकला, बच्चे कॉलेज में भी हमने राजनीति मोटा मोटी शुरू कर दिया। सेंट कोलंबस कॉलेज से आपने पढ़ाई की? हाँ, सेंट कोलंबस कॉलेज। उसके बाद कॉलेज से निकला तो एक हाई स्कूल खोला, सोचा कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि बहुत दूर जाना पड़ता था। चला भी कुछ दिन, लेकिन बाद में वो भी राजनीतिक कारणों का साजिश हो गया कि वो स्कूल बंद हो गया। 1966 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया और तब से होल टाइमर हो गया कम्युनिस्ट पार्टी का। शुरू हम चले गए ट्रेनुघाट, वहीं पर ट्रेन शुरू किया, विस्थापितों को लेकर के आंदोलन शुरू किया। फिर वहां के मजदूरों को लेकर के आंदोलन शुरू किया। एक यूनियन बनाया, वहां हमारे अध्यक्ष रहे चौथाराम मिश्रा और महासचिव रहे शफीक खान। 2 साल तक वहां बहुत अच्छा चिन्हन चलाया। बाद में पार्टी का फैसला हो गया कि किसान क्षेत्र में काम करना है। मुझे कहने में कहा कि कॉमरेड मंजूर हसन खान जो डबल ए में थे, एक जमींदार परिवार से आए थे, महाजी जुर्म के खिलाफ में झारखंड में आंदोलन उन्होंने शुरू किया। मुझे भी वो आंदोलन को करने का मौका मिला। मैं केरेरानी, टंडवा, सिमरिया, इन इलाकों में सभी जगहों पर महाजनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उसमें कई बार मैं जेल गया लगातार, लगता है बहुत 25-30 बार जेल, उसी आंदोलन में, महाजी जुर्म के आंदोलन में जेल गया। और कई बार हम पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। लगभग मुझे लाइफ में 17 बार जानलेवा हमला हुआ। 3-4 बार तो मुश्किल से बचे हैं और लगभग 35-36 बार में जेल गया। लेकिन आंदोलन चलता है। तो दूसरी तरफ, एक तरफ महाजी जुर्म का आंदोलन के खिलाफ आंदोलन, दूसरी तरफ जो सीलिंग से अधिक जमीन रखे हुए थे लोग, उसके खिलाफ आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी ने 69 में शुरू किया। 69 में हम एक कटकम सानी के खुटरा, पबड़ा, आपके टंडवा के मुर्दा और कई गांवों में, मांडू के करगाली में, इस तरह से करके दर्जनों गांव में जो सीलिंग से अधिक जमीन था उसको जोत करके गरीबों के कब्जे में कराया। उसके बाद मैं 72 में मुखिया का चुनाव लड़ा, मुखिया बना। फिर वो प्रमुख बने, 1.5 साल प्रमुख के चार्ज में भी रहे। तो उसके बाद 1978 में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव बना। 1978 से आपकी शुरुआत हुई राजनीति में। लेकिन मैं आपसे एक बात पहले जानना चाहूंगा, 66 में। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात आपसे जानना चाहूंगा, कोई भी युवक अगर पढ़ाई करता है तो पारिवारिक एक जिम्मेवारी होती है, लेकिन आपने स्कूल खोला, वो सफलता नहीं मिली और आपने सीधा पॉलिटिक्स में शुरुआत कर दी। लेकिन आपने कम्युनिस्ट पार्टी का साथ लिया। कम्युनिस्ट पार्टी से शुरुआत करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, बहुत टफ होता है राजनीति में शुरुआत। तो आपने कम्युनिस्ट पार्टी को ही क्यों चुना? इसलिए कि मुझे लगता था कि ये जुल्म जो था, महाजों का जुल्म, गरीब और जमींदारों का जुल्म, ये भ्रष्टाचार और पुलिस वगैरह का जुल्म होता था। हम देखते थे कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है, लाल झंडा निकालते लड़ते। सबको लगा कि ये जुल्म के खिलाफ गरीब और किसानों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ईमानदारी से लड़ती है और इसीलिए हमने कम्युनिस्ट पार्टी को चुना। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी में, हालांकि 1965 में जब माननीय श्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर सेंट्रल जेल में थे, हमारे भी एक रिलेटिव थे जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, हम मिलने गए थे तो उन्होंने कहा आप मेरे पार्टी में चले आओ। हम कहा सोचेंगे, लेकिन सोच बुझ के हमको कुछ दोस्तों से राय लिया, अपने भी जो मन बना कि जुर्म के खिलाफ अगर लड़ना है तो कम्युनिस्ट पार्टी बेस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी किसान और मजदूर शोषितों की लड़ाई लड़ती है और इसीलिए मैंने कम्युनिस्ट पार्टी में। 1980 में आपने पहला चुनाव बरकट्ठा से लड़ा था, जबकि रहने वाले आप लुपुंग के थे।
विधानसभा चुनाव लड़ा था अपने बरकट्ठा से, तो आप चाहते तो इधर नजदीक की सीट से बना सकते थे, अपना एक शुरुआत कर सकते थे, आपने बरकट्ठा को ही क्यों चुना? देखिए 1980 में तो पहले मैं लोकसभा में चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर तक 56,000 वोट मिला था और मात्र 81,000 वोट ला करके डॉक्टर बसंत नारायण सिंह जीत गए थे। सेकंड में अजीमा हुसैन थे। मैंने बरकट्ठा इसलिए चुना कि आप तो जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ जो आपका शहर है हजारीबाग शहर, इसमें शुरू से ही देखा है, वो चाहे जनसंघ हो बीजेपी हो, उस शहर में काफी असर रहा है। हमको लगा कि यहाँ शायद हमको सफलता नहीं मिली और इच्छा के लोगों ने, बरकट्ठा के लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए, हम लोग सब तरह से, आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, पैसे तो मेरे पास थे भी नहीं, और वो चुनाव वहीं से लड़ना शुरू किया। राजमाता ललिता राजलक्ष्मी थी। मुझे लगा कि मैं फंस गया, इतना पैसा ही खर्चा करके खुद चुनाव लड़ रही है, इनका परिवार कभी आज तक हारा नहीं, तो हम क्या जीतेंगे। लेकिन जनता को देखा उत्साह इतना था, मात्र 32,000 रुपये में चुनाव जीत गया। 25,000 लोग इचा के लोगों ने चंदा करके दिया और 7,000 रुपया मेरे पिताजी दिए थे। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे। आपको बोले वो पिताजी को शुरू में बहुत खराब लगता था जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आया कि किसी तरह से इसको बीए पढ़ाया है, ये हमारा सहारा होता, परिवार को देखता है, कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया है, ये कुछ नहीं करेगा। शुरू में तो आप एक तरह से था कि घर में जाना डर लगता था हमको। जब शुरू कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे तो पिताजी इतना गुस्साते थे। बाद में 1967 में एक आध साल के बाद में वो बिल्कुल खुश हो गए, क्योंकि जब नरदेव सिन्हा आए थे वो 1967 में अकाल पड़ा था बिहार में, भयंकर अकाल पड़ा था, और उस अकाल में कॉमरेड नरदेव सिन्हा रेवेन्यू मिनिस्टर थे बिहार के और रिलीफ के चार्ज में थे। तो उन्होंने रिलीफ का जो काम शुरू किया, शायद उस तरह का कभी नहीं होता है। तकावी लोन घर में जाके देना, फीस घर में जाके देना, हर परिवार को पहुंचाना उन्होंने किया। अगर 5-2 पैसा में भी पकड़ा, मात्र ₹1.52 था वो मिनिमम वेजेज, 2 पैसा कम दिया तो उसको भी सस्पेंड कर दिया साहब। तो आए थे तो हजारीबाग में हम लोगों ने रोटी, सस्ती रोटी का दुकान करा था, कचहरी में भी था, कई जगह था। वो आए, कहीं हम कहीं चलाते हैं तुम्हारे लोग, तो वही मेरे पिताजी बैठे हुए थे। मैंने कहा मेरे पिताजी हैं, उन्होंने पैर छू के प्रणाम किया। कम से कम 50 अफसर होगा कमिश्नर कर सकता। तो उनको लगा कि हमारे पिताजी किसी तरह से, उनको नाम लिखना मैं सिखाया था, पढ़े लिखे नहीं थे। लगा कि बेटे के चलते हुए इतना अफसर लोग प्रणाम कर रहा है, इतना बेटा हमारे घर में जा बोलेगा आज इतना हम पढ़ाने लिखाने में काम किया बेटा का, हमको सब मिल गया। तब से वो खुश हो गया। जहाँ तक मैं बताया पहले कि वो मात्र 32,000 में चुनाव लड़ गया। हम देखा है इचाक में, बरकट्ठा में, जयनगर में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, इचाक में तो जनरल, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पैदल अपने खा करके, अपने साइकिल से पैदल चल करके प्रचार किया और मैं 2200 वोट से जीत गया। मैं इसमें जानना चाहूंगा कि उस वक्त जब आपने ये चुनाव जीता था, राजमाता को आपने हरा दिया था, बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया था। उस वक्त इतना मीडिया नहीं हुआ करता था, इतनी लाइमलाइट नहीं हुआ करती थी, तो इसे हराने को लेकर कितना उस वक्त हंगामा मचा था, कितना आपको एक देखिए आपको मैं बताया उस समय यहाँ के मीडिया वगैरह तो जो चलाया है, लेकिन BBC लंदन और वॉइस अमेरिका में भी जिन्हें दिया, ये किसान का बेटा ने राजमाता ललिता राजलक्ष्मी को हरा दिया, सबके बहुत प्रचार हुआ, भयंकर प्रचार हुआ। और काफी, मैं जब विधानसभा में गया जीत करके, तो सब लोग मिलने के लिए आए कि कौन राजमाता को हरा करके आए, मिलने के लिए आए। क्योंकि आपको पता 1967 में जो चुनाव हुआ था, जनक्रांति दल महामाया बाबू के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी महामाया के नेतृत्व में। अब वो चुनाव में तो राजा रामगढ़ पूरे बिहार घूमे थे, हेलीकॉप्टर से घूमे थे। तो न केवल झारखंड के लिए, चाहे छोटापुर संस्थान प्रधान नहीं केवल, वो पूरे बिहार में पॉपुलर थे उस मामले में। तो ये समूचे बिहार के लोग, या तो मैं गया था जीत के, तो सभी लोगों ने, खास करके जो कांग्रेस के लोग, दूसरे लोगों ने, लेफ्ट के लोगों ने, सोशलिस्ट पार्टी का पूरी ठाकुर ने आकर के जैसे विधानसभा घुसा तो सब लोग गले से गले कर्पूरी ठाकुर मिले, सब लोग सब बधाई किया।
अगर हंगामा था उसमें तो राजमाता, आपको पता है पहली बार राज परिवार का कोई हारा था, और वो कोई नहीं, राजमाता हारी। राजमाता पहली बार था घटना, पहले तो कोई हारा नहीं, जिसको खड़ा राज परिवार को तो छोड़ दी, जिसको वो खड़ा कर देते थे वही जीत जाता था। इसलिए 1991 में पहली बार आप सांसद बने थे, लेकिन चर्चा होती है 2004 की, जब आपने देश के एक कद्दावर नेता विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को आपने हरा दिया था। तो आप भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को कौन सी जीत सबसे अच्छी लगी, 1980 वाली या 2004 वाली? नहीं, हमारे लिए 1980 को इसलिए अच्छा मानता हूँ कि हमारा राजनीति में, और खास करके वो शुरुआत तो 1966 में जरूर किया, पहली बार विधायक बना हुआ अभी राजमाता ललिता राजवी को हरा करके, तो ये ज्यादा अच्छा लगा। वैसे 2004 में जो जसवंत बाबू हार गए, 1,06,000 वोट से अधिक से हारे, वह भी बहुत अच्छा लगा कि उसमें पूरे देश में हमारी चर्चा हुई, बल्कि इससे कहीं से 10 गुना ज्यादा चर्चा हुआ। मैं जा रहा था एयरपोर्ट पर, पहुंचा जो जाने के लिए दिल्ली, तो 20 मिनट मेरे लिए फ्लाइट को रोका गया और केवल मुझे माला से लाद दिया। एयरपोर्ट के लोगों ने मिठाई खिलाया कि अब हम लोग का कम से कम एयरपोर्ट प्राइवेट में नहीं जाएगा, ये कह करके कि आप लड़ेंगे इसके लिए किया। तो लगे हम दिल्ली में भी सब लोग, पूरा वो प्रेस वाले, मीडिया वाले, सब लोग आया करके, रोज हम जहाँ ठहरे थे, पहली बार ठहरे थे वो लोधी रोड में, वहाँ चल जाते सब मीडिया लोग वहाँ मिलने के लिए, और लोकसभा में गए वहाँ तो इतना हंगामा था कि बच्चे जसवंत बाबू को हरा गया। तो अच्छा, उससे ज्यादा जरूर हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में जो राजमाता को हराया तो ज्यादा चला गया कि राजमाता, हालांकि राजमाता के खिलाफ में कभी नहीं बोला। आपको पता है राजमाता के माध्यम में वो हमसे मिली, बुलाई हमको रामगढ़ में, और रामगढ़ हाउस में पटना में, क्योंकि कुछ वो हंगामा हो गया था, मेरे पर कुछ हमला की बात हो गई थी। मेरे घर 4-5 जीप से कुछ क्रिमिनल कुछ चले लुपुंग में, हमको तो खैर लुपुंग वाले लुपुंग ले गए, हमारे घर में लेने आने लगे। तो मैंने विधानसभा में उठाया इसको, तो उनको खराब लगा, क्योंकि हम इल्जाम तो दिया था उनके दल पर, उनके लोगों पर। विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, हमारा नेता थे उसमें राजकुमार पूर्वी जी, उन्होंने उठाया, कर्पूरी ठाकुर जी ने भी उठाया, इस सवाल पर समर्थन किया। तो उन्होंने कहा कि नेताजी आपसे भी मिलना चाहता हूँ, चाहती हूँ कि आप हम ही आ जाए आपके यहाँ। सवेरे बात के हम तब कभी आ जाए, जब कहीं आज आ जाए कि आज आइएगा, हम आ जाए। हमें 4 बजे मेरा प्रेस खत्म हो जाएगा, आज विधानसभा 4 बजे बाद आपको चला तो मैं गाड़ी भेज दूंगा आपके यहाँ, मैं गाड़ी पर भेजिएगा, रिक्शा से चलाऊंगा। तो 3:30 बजे से गाड़ी लगा हुआ था मेरे, चला गया। अब मुझे उनके खुशी है, वो माँ ने जो प्यार दिया था उससे कम प्यार उन्होंने दिया, उनके घर में दिया। वो टीका लगाई और आरती उठाई और ले गई, साथ में मिठाई खिलाई हमको अपने हाथ से। वो लगा कितना अच्छा था, कितनी अच्छी थी वो, जो आपकी अपोनेंट थी 1980 के चुनाव में राजमाता, आपने उनके खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं बोला, लेकिन 2004 में यशवंत सिन्हा आपके सामने थे, उनके खिलाफ तो आपने जम के बोला था। ये अंतर क्यों? अंतर इसलिए देखे, वो तो 80 का चुनाव में राजमाता ने क्या किया था, उसके पास जो चुनी जाती थी कुछ तो किया नहीं, पब्लिक क्षेत्र में कभी नहीं रहा, और आम लोगों को कोई बिगाड़ी थी। जहां तक जसवंत बाबू की बात थी, वो भारतीय जनता पार्टी के हम लोग धुर विरोधी हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी से थे, दूसरे जसवंत बाबू काल में जो उन्होंने वो 4 साल रहे आपको फाइनेंस मिनिस्टर, 1 साल रहे विदेश मंत्री, 4 साल जो वित्त मंत्री जो काम किया संतुलन जनता के हित में नहीं था, और इसलिए उसको बोलते थे। फिर वो आमतौर पर चूंकि बनते थे, जितना उनको आम जनता के बीच में जाना चाहिए था, सबको तय जनता हमारा मिले, MP हमारे साथ रहे, हमसे भेंट हो, उस माने में वो कभी रहे, उसी बात को बोलता था, दूसरा तो बोलता नहीं था। लेकिन 1980 में जो आपने चुनाव लड़ा था, लोगों ने चंदा करके 25,000 रुपया आपको दिया था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन 2004 की बात करते उसके उलट था, खुद आपको लड़ना पड़ा। यहाँ तक कि जो यशवंत सिन्हा से एक बड़ा वर्ग नाराज था, उसका पूरा वोट आपको मिला। इस अंतर को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं।
उसको मानते हैं। उस वक्त में भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया, तमाम कोयला मजदूर, बिजली मजदूर, तमाम किसानों ने चावल करके चंदा दिया। 22 लाख रुपए खर्चा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ 2004 के चुनाव में मात्र 22 लाख रुपए खर्च किया था। अब आप भी अंदाज कर सकते हो कि सुन लोगों के कितना खर्च हुआ, 25 करोड़ से ज्यादा हुआ, कम नहीं हुआ। और उसमें भी चलता अपना वोट ही अपना किया सब। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेरे साथ थे, वो कभी मोटरसाइकिल पर चढ़े, गाड़ी पर चढ़े, कोई पैसा नहीं मांगा। और दूसरे लोग थे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा तो एक पैसा कभी नहीं मांगा। कांग्रेस भी था, तो कांग्रेस थोड़ा बहुत उसके कुछ मांगता था तेरुल के लिए। और हम साफ बोलते थे कैसे पैसा हमारे पास है नहीं, तेरुल के लिए कभी जो गाड़ी जीप चलो होते। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस समय, चूंकि जगलाल महतो चला गया था गिरिडीह, हम थे यहाँ पर, और इसीलिए 1991 के बाद जो पहला पार्लियामेंट था, हमको लगा कि हमारी पार्टी ने तय किया था झारखंड निर्माण का, तो लगा कि झारखंड के बारे में करना चाहिए। और हमने पूरे झारखंड के लोगों को एकजुट किया, विस्थापन की लड़ाई शुरू किया, विस्थापन के खिलाफ लड़ाई शुरू किया। और फिर उसमें अलग भी नहीं हुआ था, तभी विस्थापन की लड़ाई में लड़ रहे थे। फिर पूरे सभी लोगों को, चाहे वो रामदयाल मुंडा हो, बीपी केसरी हो, कॉमरेड ए के राय हो, कॉमरेड विनोद बिहारी महतो हो, कॉमरेड महेंद्र सिंह हो, फिर सबको एक साथ किया। कांग्रेस भी हम लोग के साथ आया। उसमें बंदी उड़ाव थे, उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। साथ ही साथ वो नेतराज फाइनेंस की नेत्री थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, ये आपको कोयलकारों की जितने आंदोलन करते सब लोग आए। और लगता है कि अभी तक मोराबादी मैदान में कोई उस तरह के वीडियो, कई बार कई प्रधानमंत्री आए हैं इधर बीच में, मोदी जी भी तो उतनी भीड़ नहीं जुटी जो आंदोलन, उसमें सारे लोग। पहले क्या था 1980 तक बताते, 80-85 तक कुछ आंदोलन में के राय, विनोद बिहारी महतो सबको लेकर के आदिवासी, इसीलिए शिबू सोरेन का ज्यादा नाम आ गया, कि आदिवासी एकमत होकर के झारखंड चाहता था। बाकी जो लोग थे उन्हें थे, लेकिन धीरे धीरे 92-91 के बाद हम लोगों ने शुरू किया तो सब कुछ जुटाया। और वो केवल आदिवासी की लड़ाई जिसको समझा जाता था झारखंड, वो आदिवासी की लड़ाई नहीं रहा, यह पूरे झारखंड के सभी लोगों के लड़ाई हो गया। और इसे यही कारण है कि 2000 में केंद्र सरकार और लालू प्रसाद यादव को मजबूर होकर के झारखंड बनना पड़ा। आपको मैं बताऊं, अगर झारखंड, ये मैं नहीं, उसमें विधानसभा में था झारखंड में 2000 में वो झारखंड का बिल आया था। जो बिल पेश हुआ वो वनांचल के नाम पर हुआ था। हमने 53 संशोधन दिए और 53 स्वीकृत हुआ, जिसके चलते वनांचल नहीं भर करके इसका नाम झारखंड बना। किसी एक ने भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दूसरे यहाँ के एमएलए लोग ने वो संशोधन नहीं थे। अगर मैं संशोधन नहीं देता तो ये झारखंड नाम इसका नहीं रहता, वो वनांचल हो रहा था। लेकिन आपने एक बात अभी कही कि शिबू सोरेन का ज्यादा नाम हो गया, ये बातें मैं समझना चाहूंगा आपसे कि गुरुजी के बारे में आप कह रहे हैं कि ज्यादा नाम हो गया, यानी कि आप उनको, गुरुजी का नाम तो इसलिए मैं बताता चाहता हूँ कि पूरे आदिवासी लोग इस आंदोलन में जितना उभर के शुरू में आया, उतने टोटल लोग नहीं आया था, टोटल लोग नहीं आया था। तो आदिवासी चूंकि आगे था सब आंदोलन में, जब शिबू सोरेन होता था आंदोलन में आदिवासी उभर के चले आते था, तो नाम हो गया। 1991 के बाद देखिए कि शिबू सोरेन ने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा। वो शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा 1991 से 2000 तक हमारे साथ में जो उतने बड़ी गोलबंदी हुई, जिसमें सीपीआई, माले, मार्क्सवादी, राजद, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कर्पूरी ठाकुर जी पार्टी थी वो, प्लस आपके जितने सामाजिक संगठन थे, रामदयाल मुंडा हो, वो तो सामाजिक संगठन के थे, कोई पार्टी के नहीं थे। आपका बीपी केसरी, डॉक्टर बीपी केसरी, फिर वो दयामणि बारला, उस समय शुरुआत था इसका वास्तविक गिरोह का, हम लोग संचालन कराए थे। वो रैली जो हुई थी मोराबादी मैदान में, वास्तविक गिरोह थे वो। आपका कई लोग, और गिरधारी राम गंजू, ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग, कल्चर जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सारे लोग को जुड़ा, आंदोलन से जुड़े हुए स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन, सब कुछ जुटाया। और तब देखिए उसका प्रमाण हुआ, उसमें शिबू सोरेन के पार्टी का एक भाग
कृष्णा मराठी, सुधीर महतो वगैरह उसमें अलग हो गए थे। कृष्णा मराठी दबे भी अलग है, सुधीर महतो बाद में साथ हुए। ये लोग का ग्रुप हमारे साथ था। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो शिबू सोरेन के साथ है वो हम लोग के साथ आंदोलन में भी था। यानी आपके हिसाब से ये कह सकते हैं कि जितना काम उन्होंने नहीं किया शिबू सोरेन ने, उससे ज्यादा उनकी छवि को बना दिया गया बड़े स्तर पे। उससे क्या है, आप लोगों ने उसको 51 में तो आप लोग जानते हैं क्या क्या लोगों ने जैक में समझौता कर लिया। अगर चाहते तो उससे झारखंड अलग हो जाता, झारखंड उसी से अलग हो जाता। जैक में समझौता कर लिया। बाकी और क्या मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वैसे शिबू सोरेन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि 1966 से 1972 तक वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे। और हमारे नेता मंजूर हसन खान ने उनको घर से उठा के लाया था, इसको हम नेता बनाएंगे। 6 साल हमारे साथ रहे, क्योंकि महाजी जुर्म का शुरुआत कॉमरेड मंजूर हसन खान ने किया था इलाके में। आपको मालूम होगा कि वो जेल में भी रह करके रामगढ़ से जीत गया 1972 में, और मात्र 203 या 4 वोट से हार गए थे। जरी 2 जगह से लड़ा था। जरी सीट हम लोग को कांग्रेस के साथ गठबंधन का मिला था। हम लोगों ने जबरदस्ती जेल से बाहर चलाया मंजूर साहब, हमने रामगढ़ से लड़ा दिया। तो रामगढ़ में 7,500 से जीत गया वो जीत। और इतना वो पॉपुलर आदमी था कि हालांकि उनको मार दिया, वोट भी नहीं लेने दिया। पटना MLA फ्लाइट में उनकी हत्या कर दी गई। 19 मार्च को वोट होना था, 18 मार्च को हत्या कर दी रात में। उनके पट्टी खराब हुई तो 24,500 वोट से जीत गए। पूरे जनसंघ के लोग उसमें, बिहार क्या कहिए पूरे देश के लोग लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो जीते उसके पत्नी। तो उस वक्त चूंकि आज भी वो मुख्य रूप से शिबू सोरेन को सबसे आगे बढ़ाने का काम शुरुआती दौर पे हमारे पार्टी के नेता कॉमरेड मंजूर हसन खान ने किया है। तो इसलिए दोस्ती हमारी शुरू से रही। आज भी दोस्ती है, उसमें भी दोस्ती थी, आज भी दोस्ती है। 2004 में आपको बताऊं, मेरे लिए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है काम कि जगलाल महतो यहाँ से लौटना चाहता था, बार बार लौट जाता था। तो शिबू सोरेन ने ही जबरदस्ती उसको गिरिडीह भेजा और हमको यहाँ से मदद किया। 1991 में हमको मदद किया था शिबू सोरेन ने, लेकिन जगलाल महतो खड़ा हो गया था। तो आदिवासी वोट हमको मिल गया, गैर आदिवासी जो वोट है, खास करके महतो वोट है, वो जगलाल महतो ले गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना जन समर्थन आपको मिला? 2004 में आपने यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया, लेकिन 2000 चुनाव में आप चुनाव हार गए और उसके बाद फिर कभी सफलता नहीं मिली आपको। देखिए, यह बात सही है कि चाहे वो 91 का चुनाव, चाहे 2004 का चुनाव, दोनों चुनाव में मैं संयुक्त उम्मीदवार रहा। ये अलग बात है कि कांग्रेस 91 में हाल चुनाव लड़ा था। वो क्या नाम उसका, कांग्रेस के बड़े नेता थे आपके, जो यहाँ से चुनाव लड़े थे। और ज्ञानरंजन ने चुनाव, ज्ञानरंजन जी चुनाव लड़े थे। 61,000 वोट भी लाए थे। वही 61 या 62,000 वोट जगलाल महतो भी ले आया, चूंकि वही लड़ गया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरे साथ था। और सबसे बड़ी बात उस समय ये थी कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनका एक दबदबा था। अब वो अपने आकर के 3-4 मीटिंग किया। कई झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद का समर्थन, बाकी जो लेफ्ट का तो समर्थन था। और इसके चलते हमारी जीत। 2004 में आपको मैं बताता हूँ, हमारी जीत कागज क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के चलते हमारी जीत नहीं बनी। कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सारे लोग हमारे साथ, और सब लोगों ने ईमानदारी से काम किया। और वही सब लोगों के चलते मैं जीता। 2000 चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी की अकेले इतना बड़ा संगठन मजबूत नहीं था कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन से मैं जीत जाता। 2009 में फिर वो नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, जो बना था मोर्चा नहीं बना, और जिसके चलते मैं वोट जरूर 1,60,70,000 ले आया, लेकिन जीता नहीं। वही कारण है। लेकिन इतना बड़ा नाम भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 2 बार, एक बार राजमाता को रहा, एक बार यशवंत सिन्हा को 91 में भी आपकी जीत हुई थी। बरकट्टा से 2 बार आप जीते, लेकिन गठबंधन की राजनीति में फंस गए। प्रॉपर गठबंधन नहीं हुआ, लोगों ने काम नहीं किया तो आपकी हार हो गई।
इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि जब वोट का बंटवारा हो जाता है, एक तरफ देश में शुरुआती उसी समय से कही, देश में ही संप्रदायवाद जातवाद का बहुत बड़ा हो गया। हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, न हम संप्रदायवाद पर विश्वास करते हैं और न जातवाद पर, जातिगतता पर विश्वास करते हैं। हम लोग जात पात से ऊपर उठ कर करते हैं, धर्म से मजहब से ऊपर उठ करके राजनीति से अलग रखते हैं धर्म से। चूंकि जो शुरू हुआ हिंदुस्तान में वह जात पात धर्म मजहब की लड़ाई में, जो एक तरफ बीजेपी रहा, दूसरी तरफ लेकिन हजारीबाग में चुनाव लड़ने का मतलब है कि जात पात और धर्म का कैलकुलेशन लोग करते ही है, जो भी उम्मीदवार होते हैं। वैसा जो करे, लेकिन मैं कभी इस बात को नहीं कि मैं सबका समर्थन नहीं कर सकता, सबके पास वो अलग बात है। कुछ वोट हमको जात के नाम पर दे दिया, वो अलग बात है, कुछ वालों में था, लेकिन हमने कभी जात पात नहीं किया। और जात धर्म मजहब की जब बात होती है ना, तो हमने कहा तो अगर जात पात किया तो कुछ वालों तो वोट दे दिया। हम समझते हैं 50% से ज्यादा वोट 2009 में दे दिया बीजेपी को, 14 में भी वोट दे दिया, और इस बार तो 19 में तो कहिए कि 95% वोट दे दिया बीजेपी को। तो जात पात करते तो देता ना, वोट नहीं दिया, जात पात मानते थे करते नहीं दिया। और मेन कारण है कि मैं सबसे बड़ी बात बताया, हमारे छवि जो भी नहीं, मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया जो आम जनता बोलेगा मेहता जी ने, कुछ ऐसा जो आमतौर पर कुछ पॉलिटिशियन लोग करते हैं कि बात चल गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, बहुत पैसा जमा कर लिया, कुछ कर लिया, ऐसा भी कभी नहीं किया। मैं बड़ी बड़ी रकम को ठुकराया है अपने लाइफ में, चुनाव में, जो पार्लियामेंट में, ये सब कई मौका है। राज्यसभा के चुनाव में किसी ने हिम्मत नहीं किया। एक बार जरूर किसी ने हिम्मत किया था, जब हम लोगों ने परमाणु करार पर, तो उस समय मैंने ठुकरा दिया। और हमारी भाई बोलती है कभी कभी कि एक बार मिले उनको जो होता है कितना कमाल होता, तो कुछ नहीं किया, हमसे 2 रोटी मिल जाता है ईमानदारी से, एक कम से कम उनको कोई बदनामी तो नहीं। इसलिए आज हैं कहते हैं किसी का उम्मीद है, एक व्यक्ति बात से जानता है पुलिस नेता को झारखंड में, एक वो ईमानदार आदमी है, लड़ने वाला आदमी। आज मैं विस्थापन की लड़ाई को बहुत तेजी से लड़ रहा हूँ, सबको जुटा रहा हूँ। अभी फिर बीच में थोड़ा कोरोना के चलते थम गया था, लेकिन अभी फिर वो 22 अक्टूबर को मैं विस्थापन पर एक सेमिनार करने जा रहा हूँ, सबको बुलाऊंगा और उसमें आंदोलन शुरू करूँगा। क्योंकि ये सरकार चाहे जो झारखंड बनने के बाद दूसरे दिन बात करूँगा झारखंड बनने, लेकिन मैं इतना ही एक टाइम में कहना चाहता हूँ कि झारखंड बनने के बाद जो उम्मीद थी झारखंडियों को, झारखंड के लोगों को, वो नहीं हुआ। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले जानना चाहता हूं कि आपका जो जादूपन, आपका जो तेवर रहा, आपने जितने आंदोलन किए, आपको झारखंड का स्टालिन कहा जाता है, लेकिन आपकी खुद की पार्टी सीपीआई वैसा जनाधार बन नहीं सका। जो पुराना था वो भी अब खत्म हो रहा है, बेस कार्यकर्ता कम हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं, केवल यहाँ नहीं, ये पूरे देश में हुआ है, झारखंड में पूरे देश में हुआ। मैं मानता हूँ पूरे देश में हुआ है, लेकिन हजारीबाग आपका गृह जिला है, ये आपका गढ़ रहा, यहाँ से आपने जीत दर्ज की है बरकट्टा से और हजारीबाग से, यहाँ भी वो स्थिति दिख रही है, ऐसा आखिर क्यों है? तो आज मैं मानता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर हुई है, और उसके पीछे मैं पहले ही बताया हूँ, जात पात धर्म मजहब मुख्य है। और थोड़ा जो पहले के दौर का जो था कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें क्या था, बादलों के खिलाफ आंदोलन, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन, जिस रूप में बड़े पैमाने पर लोग आए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। अब वो जुल्म खत्म हो गया, जमींदार का जुल्म खत्म, आ जाएगा जुल्म खत्म हो गया तो थोड़ा सा ठंडा आ गया, और फिर धर्म मजहब में बीजेपी के साथ चला गया, कुछ थोड़ा कम हुआ है चलते। आप जब राजनीति में आए तो एक ध्येय था कि लोगों की सेवा करूं, आंदोलन करूं, लोगों को जो कुरीतियां उससे मुक्ति दिलाऊं, इसी ध्येय के साथ आए थे। लेकिन आज के युवा जो है वो सीधा शॉर्टकट चाहते हैं कि मैं तुरंत एमपी और एमएलए बन जाऊं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज का महत्वाकांक्षा पोस्ट में पढ़े लिखे महत्वाकांक्षा लोग बड़ी है। हम तो आज भी सेवा करते हैं, दिन भर 81 पूरा होने जा रहा है, पूरा हो गया, 81 क्रॉस कर गया, प्लस हो गया। तभी अभी आप देखेंगे कि दिन भर, और घर में 1-2 दिन रहा तो घर में 50 दिन काम करते हैं, आता मिलते, जहाँ बुलाता है जाता हूँ मैं, पूरे राज्य का दौरा करता हूँ। अभी भी ये अलग बात है, जब हमको जाना है तो जब संसारपुरा के इलाकों में ठेकेदार के रात में होल्ड कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन घूमते हैं, अलग बात है, थोड़ा उम्र का असर होने लगा है।
लेकिन आज भी मैं करता हूँ। जो मैं जिस उद्देश्य के साथ कम्युनिस्ट पार्टी में आया, जब तक हमारे तक रहेंगे तब तक वो काम हम करते रहेंगे। जिस उद्देश्य से आया उसको भूलेंगे नहीं। जब झारखंड बना था, आप विधायक थे, बहुत सपनों के साथ झारखंड बना था, तो अभी का झारखंड जो सोच के साथ बना था और अभी का झारखंड, कितना आप देखते हैं कि वो जो सपना था वो सफल हुआ है, झारखंड ने अचीव किया है उसको, या फेल हुआ? आपको एक बात बता रहे, झारखंड बनने के जो उम्मीद था वो सचमुच में आप हमको कहिए कि 10% भी पूरा नहीं हुआ। झारखंड क्या विस्थापन है, सबसे बड़ा विस्थापन है यहाँ पर। आज तक विस्थापन नीति नहीं बनी। नौकरी में भेदभाव शुरू से वही करके लड़ा गया झारखंड कि नौकरी में सारे बिहार और दूसरे के लोग नौकरी ले लेते हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। आज तक नियोजन नीति नहीं बनी, और जो कल हालत था वही आज नौकरी में हालत है, और वही आज हालत है, वही हालत है। तो हालत खराब, मैंने कोई सुधार नहीं। झारखंड में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं, तो मेडिकल कॉलेज खुल गया, कुछ हुआ शिक्षा में, अरे पहले भी बता शिक्षा भी, आज भी शिक्षा वही है। बहुत सारे शिक्षा में भी सुधार जो मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, छात्रों को सुविधा, वो नहीं मिला। किसानों की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है। क्या हुआ झारखंड बनने के बाद? 9% सरकार में, सरकारी खाते में 13% था, लेकिन जमीन पर मात्र 9% सिंचाई की व्यवस्था थी जब बिहार में होती। अभी क्या हालत है? कितना सिंचाई में कई % बढ़ा है? अब बता दीजिए, 1% बढ़ा, 2% बढ़ा, नहीं बढ़ा, तो किसानों के लिए क्या हुआ? आज किसानों को, गरीबों, अब आज जितने भी कल कारखाने यहाँ करें तो कोयला का सबसे ज्यादा कारखाना, कोयला का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। अभी कोल इंडिया का कई प्राइवेट कोल खुल रहे हैं। कोल पहले जितने लोगों को नौकरी मिल जाती थी कोल इंडिया में, आज नहीं मिल रही है। एक भी बहाली नहीं हो रही है। आपके पीछे बोकारो सिल्क सिटी में एक भी बहाली नहीं हो रही है। बोकारो सिल्क सिटी जब बना था तो 56,000 लोग बहाल हुए थे, आज मात्र 14,000 है परमानेंट। बाकी सारे वो आउटसोर्सिंग के द्वारा काम हो रहा है। कोयला में सारे आउटसोर्सिंग के द्वारा काम हो रहा है, डाटा में सारे आउटसोर्सिंग के द्वारा काम हो रहा है, डीवीसी में सारे आउटसोर्सिंग के द्वारा काम हो रहा है। जो उम्मीद था कि हमारा जमीन गया है, हमारा घर गया, हमारा द्वार गया, झारखंड बनने के बाद उन विस्थापितों को, चाहे वो कोल इंडिया में गया हो, डीवीसी में गया हो, बोकारो स्टील सिटी में गया हो, जहां भी गया, उसको के लिए कुछ किया जाएगा। उसको आशा थी हमको न्याय मिलेगा, उनको न्याय नहीं मिला। तो क्या लीडरशिप की कमी है झारखंड? नहीं, लीडर लोग जुट जाते हैं। पहले बार आपने देखा होगा, थोड़ा शुरुआत किया था बाबूलाल मामला, तो फिर फटक गया। बाकी तो जो आए हैं, इस बात तो हुआ, कहा था क्यों नहीं, शिबू सोरेन के लड़के हैं, हेमंत सोरेन तो शिबू सोरेन के बेटा है, और कुछ दिन शिबू सोरेन में मुख्यमंत्री रहे। तो जो झारखंड बनने का जो टाइम था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हम तो 1980 में लड़ा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के आंदोलन के लिए, तो नौकरी मिले। 6,500 लोग जेल गए, मैं तरह का गुप्ता थी, मतलब उसी पार्टी में था, उधर साथ वो भी क्या सकते। और यहाँ जगह नहीं मिला, हजारीबाग सब सोचा, वो कृषि बाजार समिति, कोडरमा का जेल का फाटक नहीं लगाता। तो उस समय हुआ था कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी लोकल के मिलेगा, लोकल के मतलब जिला होगा। आज वो भी परिभाषा खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने शिक्षकों की नौकरी को, लोकल को इसकी बहाली के लिए 1969 में आंदोलन किया। 1100 लोग जेल गए हमारे यूथ के, फ्रंट के। लेकिन अभी चलता है वो, फिर जैसे अभी 10+2 का जो टीचर की बहाली हुई है, 10 हाई स्कूल में जो बहाली हुई टीचर का, उसे आप देखेंगे 50%, 60% को और सैलरी। तो वो जो था वो नहीं मिला, मेरे अपनी समझ नहीं मिला। इसके लिए एक बार जो झारखंड निर्माण के लिए झारखंड के लोगों ने लड़ा है, झारखंड में झारखंडियों को कैसे अधिकार मिले, कैसे उनकी उपेक्षा दूर हो, कैसे यहाँ विस्थापन की नीति बने, नियोजन की नीति बने, इसकी लड़ाई झारखंड के लोगों को लड़नी पड़ेगी, उसी तौर पर जिस तरह से झारखंड के लिए लड़ा था। आपने कहा कि झारखंड बनने के बाद वो सारे सपने पूरे नहीं हुए हैं। मैं अगर बात करूं वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो उन्हें आप कैसे आंकते हैं? देखिए, काम के तौर पे अगर उन्हें आके, तो
फर्स्ट टाइम जब मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन, तो लगता था बहुत एक्टिव आदमी है, ये झारखंड के लिए करेगा। इस बार जो अभी तक का कितना दिन इलेक्शन हुआ 19 में, 2019 में विधानसभा कैसे शुरू हो गया, अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जो झारखंड के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो। और हमने तो कई बार बोला है मुख्यमंत्री को कि भाई आप, असल में मैंने पहले ही कहा कि झारखंड की समस्या क्या है। झारखंड की समस्या, पहली समस्या विस्थापन, दूसरी समस्या है नियोजन के नौकरी के। तो ये दोनों में तो कुछ नहीं है। उस समय कहा विस्थापन आयोग बनाएंगे, जब इन्होंने चुनाव विस्थापन आयोग बनाएंगे, अभी तक तो विस्थापन आयोग बनाने हैं। और जितने जिस तरह से लूट हो रही है, जिस तरह से जमीन का लूट हो रही है, जिस तरह से नए नए जो कल कारखाने के आ रहे हैं, खास करके कोयला में, दूसरे में, आपने देखा है बड़का गांव में क्या नहीं हुआ, गोली चली, सब कुछ हुआ। और जो भी पैसा वैसा बढ़ा तो दूसरे से इनको तो समझ तो बढ़ा दी भी कुछ कहाँ हुआ। बोले हैं जरूर कि 75% नौकरी मिलेगा, शुरुआत उससे कम शुरुआत हो जाएगा। एक कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी 75% होगा। तो हमको लगता है, मैंने कहा है कई बार, आप नौजवान मुख्यमंत्री होते झारखंड का, आपको झारखंड के लोगों पर, आप पर बहुत उम्मीद है। हेमंत जी, आप थोड़ा झारखंड के बारे में सोचो। लेकिन लगता है कि अभी कैसे फंस गए हैं, किस गिरोह में, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो झारखंड के लोगों के लिए जो समस्या है, चाहे वो बेरोजगारों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, यहाँ पर जो नौकरी पेशा में करने वाले उनकी समस्या हो, नियोजन की समस्या हो, उस माने में अभी तक जितना होना चाहिए उसका 10-15% भी नहीं हुआ। लेकिन फिर झारखंड के लोग तो ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को भी जिताया, इस बार जेएमएम को मौका दिया है, और आप कह रहे हैं झारखंड का विकास हो नहीं रहा है। तो आखिर कैसे हो? अब आप ही बताइए ना, अभी तक झारखंड का विकास हुआ क्या? हमको अभी नहीं, पहले से बोलता हूँ, 1920 2000 से लेकर अभी तक एक भी टाइम बन रहा झारखंड में। सिंचाई की 1% भी व्यवस्था हुई? क्या हुआ किसानों के लिए? कितने लोगों को नौकरी मिली झारखंड के लोगों को? और जब तब तक नौकरी नहीं मिली, मान लीजिए कुछ दिन बीजेपी ज़्यादा दिन नौकरी काम किया, रहा सत्ता में यहाँ पर, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो 3 बार, एक बार शिबू सोरेन रहे, दूसरी बार खुद ये हेमंत सोरेन रहे। उससे उम्मीद नहीं थी बीजेपी से सब काम करेगा। हम जानते हैं, हम लोग ये समझ है, ये पूंजीपतियों को ज़्यादा हेल्प करती है, हम लोगों की चिंता कम करती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा तो ये उम्मीद है ना कि ये किसान, गरीब, दलित, आदिवासियों की चिंता करती है, करने वाली पार्टी है। लेकिन अभी तक जो हुआ नहीं, आपको बताओ, जो उम्मीद थी झारखंड के लोगों को अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सपना था झारखंड, आकांक्षा थी झारखंड के लोगों को कि झारखंड बनने के बाद हुआ, अभी तक किसी ने किया। अभी तक इस बहाने में हेमंत सोरेन भी बहुत कुछ नहीं किया है। मैंने आपको कई बार लड़ाइयाँ लड़ते देखी अधिकारियों से। अधिकारी अगर काम नहीं करते रहे हैं तो अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में, आप जब सांसद थे यहाँ हजारीबाग कंस्टिट्यूएंसी से, तो आपने कई बार कई अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला और मामले को हाईकोर्ट तक लेके गए थे। लेकिन आज के समय अधिकारी पूरी तरह से हावी है, चाहे कोई योजना हो या अगर समान तौर पर आप मिलने भी जाइए तो अधिकारी मिलते नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार की कमी है? सरकार की एक कमजोरी है, अधिकारी मुक्ति नहीं हुई। तो आपको बताऊँ, एक घटना भी बताता हूँ। अभी हम लोगों का पूर्व सांसद, पूर्व विधायक की एक बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री भी आए, वो आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी आए रविंद्र महतो जी, आलमगीर आलम भी आए। सारे विधायकों ने कहा कि आपके अफसर इतने तानाशाह हो गए हैं कि हम लोग से मिलते नहीं, जल्दी समय नहीं देते हैं। ये बात मैं भी फील करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिलने नहीं जाता हूँ सबसे, इसलिए नहीं जाता हूँ। हमको कोई 10 मिनट 15 मिनट कोई अफसर बैठा देगा, मैं जब समय लेके पूछ के गया हूँ तब हमको बुला लो, कोई आधा घंटा बैठा दे तो मैं नहीं बर्दाश्त से, मुझे लगता है क्या बोलते, इसलिए मैं जल्दी मिलता। लेकिन ये अफसर की तानाशाही बढ़ी है, लूट बढ़ी है, लूट रहे हैं खुलेआम अफसर लोग। आप चले जाइए प्रखंड, झारखंड के का विकास जो अवरुद्ध है, यही तो मुख्य वजह तो नहीं है?
अधिकारियों की मनमानी। हाँ, अधिकारियों की मनमानी है। उस पर जब तक उस पर लगाम नहीं लगाया जाएगा अधिकारियों पर जो तानाशाही है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, और ये लूट को नहीं बंद किया जाएगा, लूट और भ्रष्टाचार जिस तरह से अभी छाया हुआ है, इसको नहीं बंद किया जाएगा तो झारखंड का विकास नहीं हो सकता। तो हेमंत सोरेन सक्षम दिखते हैं आपको लगाम लगाने में? अभी अगले बार तो लगता था हेमंत सोरेन का बहुत अच्छा था, इस बार हमको अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ रहा है साफ साफ। एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप सीपीआई की राष्ट्रीय कार्य समिति के भी सदस्य हैं और झारखंड में राज्य सचिव है सीपीआई के, और फिलहाल आपने कई बार चुनाव भी लड़ा 2009 के बाद, लेकिन सफलता नहीं मिली। लोग कहते हैं कि भुवनेश्वर मेहता को जितना अनुभव है, जितना पार्टी में उन्होंने समय दिया, जितना वे समर्पित रहे, अगर किसी दूसरी पार्टी में रहे होते, आज किसी बड़े जगह पे होते, तो क्या ये कभी आपको खलता है कि मैंने सीपीआई में आके कोई गलती की? नहीं, ऐसा कभी नहीं खलता। मैं सोचता अब ठीक है, मैं सीपीआई में रहा। आपको मैं बताऊं, कई बार मुझे कुछ लोगों ने ऑफर नहीं किया। पहला बार मैं जीत के गया था विधानसभा में, तो जयराम मिश्रा ने कहा था कांग्रेस में चले आइए, आपको मंत्री बना देते हैं। जब ये 99 में हमारे साथी रविंद्र कुमार को टिकट मिला, तो उसमें भी कुछ लोगों ने, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत ऑफर किया, लेकिन मैं नहीं गया। हमको लग रहा है इसी में ठीक है, यही ठीक है। हम दल बदलू नहीं कहाँ कहलाएं, यहीं पर हमको पब्लिक की जो सेवा करना होगा, हम लोगों के लिए लड़ना होगा। तो जितना मैं स्वतंत्र रूप से यहाँ लड़ाई कर सकूंगा, दूसरे पार्टी में जाकर के नहीं लड़ सकूंगा। और ये कभी फील नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी में होते थे यहाँ पड़ जाते हैं, तो कभी नहीं फील हुआ हमको, लाइफ में कभी फील हुआ। 81 साल के आप हो गए, आने वाले समय के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? चुनाव क्या फिर आप लड़ेंगे? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी उसके बारे में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं सोचता हूँ अब नहीं लड़ना चाहिए, सोचता हूँ अब नहीं लड़ें। लेकिन अभी कुछ ऐसा परिस्थिति होगा, उसमें कुछ उस तरह का माहौल 2004 की तरह बन जाए, वैसा कुछ होगा तब मैं विचार कर सकता हूँ। नहीं देखिए, एलोन मैं सीपीआई का कैंडिडेट बन करके चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा, 81 साल उम्र और अभी भी चुस्त दुरुस्त। हजारीबाग में जब भी कोई आंदोलन होता है तो लोग कहते हैं कि जब तक बूढ़ा शेर भुवनेश्वर मेहता नहीं आएंगे तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा। ये ऐसी बात झारखंड के लिए भी होती है। रांची में भी कोई कार्यक्रम अगर सीपीआई या कांग्रेस या ऐसे कोई दलों का होता है तो आपकी उपस्थिति वहां अनिवार्य होती है। तो अपने को कैसे इतना फिट रख पाते हैं आप? नहीं, देखिए एक बात बोलेगा भाई, तो कोरोना में थोड़ा सा जो घर पर रहिए तो लगता था मैं बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, ऐसा लगता। लेकिन जब चलते बुलते रहता हूँ, लोगों से मिलते रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। अगर मैं अकेले हूँ घर में तो लगता है कि माथा दर्द कर रहा है, ये हो रहा है। वही 5 बार भी चला आया, 5 को जिसका काम से आया, नहीं यही यूँ भी आया, तो जब बातचीत करने लगता तो फिर फिट हो जाता हूँ। तो जनता ही मेरी ताकत है, जनता के देख करके, हम लोगों को देख करके, आंदोलन ही हमारी ताकत है। जब तक आंदोलन में है, जब तक है, तो वही हमारे को इतना फिट रखे हुए कि दिन रात में घूमता हूँ, चलता हूँ, आंदोलन में जाता हूँ। अभी हम लोगों ने तय किया है, वो अभी मीटिंग कांग्रेस में हुई, ऑफिस में हुई। हमने कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर से कहा भाई मीटिंग बुलाओ। वहाँ सोनिया गांधी बुलाए। अभी 27 तारीख को तो भारत बंद है, 29 तारीख को एक जो केंद्र सरकार की खामियाँ है उसको। और आपको मैं बताऊँ एक बात, मैंने भ्रष्टाचार अफसर के तानाशाही के खिलाफ बहुत जल्दी पूरे झारखंड में आंदोलन शुरू करूँगा। वो सरकार अगर कोई रूठ जाए, कोई भाग जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मैं लड़ते रहा हूँ जुल्म, शोषण, भ्रष्टाचार, लूट के खिलाफ, और अंतिम समय तक लड़ता रहूँगा, चाहे मेरे सामने कोई भी हो। आप ऐसे ही चुस्त दुरुस्त रहे और 1980 और 2004 की तरह आने वाले समय में फिर कोई चमत्कार करके दिखाए। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया। ये भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जिन्होंने अपनी राजनीति मैंने बहुत कुछ हमें बताया। अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद।